बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हमारी मेहनत इतनी परफेक्ट हो कि हमारे शीशे से पत्थर भी टूट जाए, हमारे इरादों में वो हौसला हो, वो उत्साह हो कि बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हम आसानी से पार कर जाएं। किसी भी दुनिया का उदाहरण उठा के देख लेना, आपको परीक्षा देनी होगी, जो जितना कठिन परिश्रम से त्याग करेगा वह उतना ही बढ़िया फल को पाएगा। तो चलिए साथियों, जुड़िए हमारे साथ सहज ऑनलाइन यूट्यूब निःशुल्क जीके क्लासेस में। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जिसमें डेली क्विज और साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक नोट्स प्रेषित किए जा रहे हैं। और जो अपने सहज पंजाबी चैनल है, उसका भी लिंक दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी पंजाबी विषय की विशेषता तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज आगे का भाग शुरू करते हैं। राजस्थान के उच्चावच, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भाग 5। कल भाग में साथियों, कल भाग 4 में हमने पढ़ा मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र के मुख्य तथ्यात्मक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली के जो मुख्य भाग है उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो एक बार इनको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, अरावली के मुख्य भागों को। राजस्थान में अगर हम मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र की बात करें तो यह मध्यवर्ती अरावली राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें इसके 3 भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, फिर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो कि अजमेर में है, और दक्षिण चट्टानी या बोराट का पठार वाला क्षेत्र। एक बार फिर से, अरावली पर्वत श्रृंखला का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अपने प्रथम उपभाग जो कि है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है राजस्थान में जयपुर से झुंझुनू तक विस्तृत है। अरावली का उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत है? जयपुर से झुंझुनू तक विस्तृत है। शेखावाटी व तोरावाटी की पहाड़ियां इसमें सम्मिलित है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, यानी कि उत्तरी पूर्वी अरावली का जो हमने उपभाग किया है, उसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 450 मीटर। कितनी है जी? 450 मीटर। यहां एक चीज विशेष गौर करने लायक है कि जो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है इसकी कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे रघुनाथगढ़ सीकर। कितनी है? 1050 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और यह अरावली पर्वत श्रृंखला के किस उपभाग के अंतर्गत आता है? उत्तरी पूर्वी उपभाग के अंतर्गत। फिर आता है खो, यह जयपुर में 920 मीटर। यहां इन चोटियों का विशेष तौर से ध्यान रखें। आजकल वह जमाना गया कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नहीं, वो इनकी उपभाग की चोटियों की आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकता है। फिर आती है हर्षनाथ सीकर 820 मीटर, और भाभाई झुंझुनू में 880 मीटर। इस क्षेत्र की जो समस्त पहाड़ियां है वह क्या है? अपर्दित है, यानी कि वो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो ये वैसी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है अरावली, और साथ ही यह क्या है? अपर्दित है। फिर हम बात करते हैं अरावली का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है। इस मध्यवर्ती क्षेत्र में अरावली का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यह अजमेर से राजसमंद जिले तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? अजमेर से लेकर राजसमंद जिले तक। जयपुर जिले के दक्षिणी व पश्चिम से यह मध्यवर्ती अरावली श्रेणी शुरू हो जाती है और देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? जयपुर के दक्षिण पश्चिम से लेकर
और देवगढ़ रासमंद तक। आइए एक बार नक्शे से इसे देखते हैं। यहाँ नक्शे से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जयपुर के दक्षिण पश्चिम यानी कि ये अजमेर वाला भाग, यहां से लेकर देवगढ़ रासमंद तक यह क्षेत्र मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है? 700 मीटर है। और जो मध्यवर्ती अरावली श्रेणी है या मध्यवर्ती अरावली का जो उपभाग है, इसकी जो प्रमुख चोटियां है वह है गोरम जी। और यह कहाँ है? टोडगढ़ अजमेर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। कितनी है जी? 933 मीटर। फिर आती है तारागढ़, यह भी अजमेर में है, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। कितनी है जी? 873 मीटर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर आता है नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर। इसी नाग पहाड़ अजमेर से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है जी? नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम है। ध्यान रखना, आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा होगा कि यह वही नाग पहाड़ है जिससे जहां से जो कि लूणी नदी का उद्गम स्थल है। फिर मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में शेखावाटी निम्न पहाड़ियां तथा मेरवाड़ा पहाड़ियां, ये दो इसके अपने उपभाग और है। ब्यावर में कुछ दर्रे हैं, जैसे ब्यावर में 4 दर्रे हैं, जैसे बर दर्रा, बखेरिया दर्रा, शिवपुर घाट, सुरा घाट। कल वाली वीडियो में अच्छे से इसका एक मानचित्र डाल रखा है, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी दर्रों को, जो अरावली क्षेत्र के राजस्थान के प्रमुख दर्रे हैं, उस मानचित्र में दर्शाए गए हैं। आप इस वीडियो में, जिसका अपने लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कल वाली वीडियो में ये अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दक्षिण अरावली क्षेत्र की। यह जो दक्षिण अरावली क्षेत्र है, यह रासमंद से माउंट आबू तक विस्तृत है। कहां से कहां तक? अपने राजसमंद जिले से माउंट आबू तक विस्तृत है, जिसमें कि वर्तमान सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले, डूंगरपुर के कुछ विशेष अपने जिलों के भाग विस्तृत है। साथ ही यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कि अरावली का यह जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र, यह अत्यधिक सघन एवं उच्चता लिए हुए, यानी कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला क्या होगी? सघन होगी। साथ ही यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। अब ना यह जो दक्षिण अरावली क्षेत्र है, इसके ना आगे 2 उपभाग किए गए हैं। पहला तो कौन सा? मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र या बोरट का पठार, और दूसरा है आबू पर्वत खंड। पहले हम कर रहे हैं इसका उपभाग अपने दक्षिणी अरावली का। दक्षिणी अरावली का पहला उपभाग मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या बोरट का पठारी क्षेत्र। यह कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। इसे क्या कहते हैं? बोरट का पठार। प्रश्न आ जाए, बोरट का पठार किन के मध्य स्थित है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। और इसकी ऊंचाई कितनी है बोरट के पठार की? 1225 मीटर। कितनी है जी? 1225 मीटर। साथ ही उदयपुर राजसमंद के मध्य जो सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न टेक्निकल रूप से घुमा देता है एग्जामिनर, कि उदयपुर व राजसमंद के मध्य जो सबसे ऊंची चोटी है या राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी है, वह कौन सी है? जरगा। और उसकी कितनी ऊंचाई है? 1431 मीटर, यानी कि 1431 मीटर। यानी अगर मानचित्र में हम धरातलीय प्रदेश को देखें, तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं वह इस एरियाज की कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो मध्य अपने दक्षिणी अरावली क्षेत्र है, इसमें इसका जो पहला उपभाग है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या बोरट का पठार, इसी में जैसमंद झील
के पूर्व में लासड़िया का अनियमित धरातल वाला कटा फटा पठार स्थित है। कहां पर? जैसमंद झील के बिल्कुल ऊपर पूर्व में लासड़िया का अनियमित धरातल वाला कटा फटा पठार है। साथ ही जो मेवाड़ का चट्टानी या बोरट का पठारी क्षेत्र है, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें कुंभलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, लीलागढ़ 873 मीटर और नागपानी 867 मीटर। फिर आता है पूर्वी सिरोही के पश्चिम में विद्यमान अरावली की तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां स्थानीय भाषा में भाक्कर कहलाती है। प्रश्न आ जाए कि भाक्कर किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए कि भाक्कर किसे कहते हैं, तो पूर्वी सिरोही के पश्चिम में विद्यमान अरावली की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? भाक्कर कहलाती है। और साथ ही जो चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है वह मेसा का पठार कहलाता है। और अब ये जो अपने दक्षिण अरावली प्रदेश है, इसका पहला भाग हमने मेवाड़ का चट्टानी या प्रदेश या बोरठ का पठार पढ़ा। वहीं इसका दूसरा जो उपभाग है वह है आबू पर्वत खंड। दूसरा उपभाग क्या है? आबू पर्वत खंड। इसमें अरावली पर्वतीय क्षेत्र का यह उच्चतम भाग आबू पर्वत खंड सिरोही जिले में स्थित है। कहां स्थित है? सिरोही जिले में। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह लगभग कितनी है? 1200 मीटर। कितनी है जी? 1200 मीटर। आबू पर्वत यानी कि जो माउंट आबू पर्वत है यह 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई कितनी आबू पर्वत की? 19 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी? 8 किलोमीटर। आबू पर्वत से सटा उड़िया पठार, यह इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर। राज्य का सर्वोच्च पठार है। कौन सा राज्य का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। सर्वोच्च राज्य की जो चोटी है वह माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है और गुरु शिखर की जो लंबाई है वह कितनी है? 1722 मीटर। आजकल ना इसका रट्टा चढ़ा लिया हमने, बहुत साल हो गए। 1722 मीटर क्या जी राज्य की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, लेकिन कई बार वो फुट में पूछ लेता है, तो इसकी फुट पूछ ले अपने गुरु शिखर की, तो कितनी? 5650 फीट। कितनी? 5650 फीट। और यह हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसे कर्नल टोड ने कहा है संतों का शिखर। क्या कहा है जी? संतों का शिखर। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार, कौन सा जी? पोतवार का पठार स्थित है। अरावली पर्वतीय श्रेणी अजमेर सिरोही तक तानपुरे के समान है। अभी नक्शे में देखते हैं कहां से कहां तक? अजमेर से लेकर सिरोही तक। ये राजी अपने अजमेर, और अजमेर से लेकर बिल्कुल आबू पर्वत तक। एक बार फिर से गौर से देखेंगे इसको। यह अजमेर है और यहां से लेकर ये वाला जो अरावली का इतना भाग है आबू तक, यह अरावली को, अपने अरावली को किसके समान दर्शा रहा है? तानपुरे के समान। अजमेर से लेकर आबू पर्वत तक अरावली पर्वत श्रृंखला की आकृति कैसी है? बिल्कुल तानपुरे के समान है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व में कम चौड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ी है, विस्तृत है। अभी अपने राजस्थान की मानचित्र में इस बात को अपने देख चुके हैं। इससे पूर्व हमने राजस्थान के दो भाग विस्तृत रूप से अच्छे से कर लिए हैं। शुष्क मरुस्थलीय, पश्चिम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली। अब राजस्थान भौतिक प्रदेश का तृतीय भाग, राजस्थान का पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं।
तो चलिए एक बार मानचित्र से इस भूभाग को देखते हैं। अब हम राजस्थान के मानचित्र में जैसा कि दर्शाया जा रहा है, पूर्वी मैदान बिल्कुल पूर्व भाग में राजस्थान में स्थित है। इस पूर्वी भाग में इस पूरी भाग के भी 3 मैदान हैं, जैसे छप्पन या माही का मैदान, बनास का मैदान तथा चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला मैदान। राजस्थान की पूर्वी जो भौतिक प्रदेश है उसके 3 भाग है, बनास बेसिन, माही या छप्पन बेसिन और साथ ही चंबल बेसिन। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, यानी कि यूं ये अरावली पर्वतमाला जा रही है और इसके पूर्व में स्थित है। ध्यान रखना नक्शे में यह पूर्व दिशा होगी हमेशा, ये पूर्व के सामने पश्चिम और उत्तर हमेशा ही दक्षिण दिशा होगी ऊपर की ओर, और इसके जस्ट नीचे अपने दक्षिण, एक बार इस साइड पूर्व, उसके सामने पश्चिम, बिल्कुल ऊपर उत्तर और उसके जस्ट नीचे दक्षिण। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है उस अरावली क्षेत्र के पूर्वी भाग में क्या स्थित है? राजस्थान का पूर्वी मैदान। इस पूर्वी मैदान में इस पूर्वी मैदान का जो अपने फैलाव है वह तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा का मैदानी भाग, वहीं दूसरी ओर दक्षिणवर्ती मध्य माही क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का मैदानी भाग इसमें सम्मिलित है। अर्थात पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये वाला इतना भाग, बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला का जो दक्षिणी मैदानी भाग है वह भी इसमें क्या है? सम्मिलित है। यह जो ढाल है इसकी इस अपने पूर्वी मैदानी भाग की जो ढाल है वह किस ओर है? वह पूर्व दिशा की ओर है। किस ओर है? पूर्व दिशा की ओर। साथ ही इस पूर्वी मैदानी भाग में जो राज्य की जनसंख्या है वह कितने फीसदी निवास करती है? 39% निवास करती है। कितनी करती है जी? 39%। और वहीं राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर यह पूर्वी मैदानी भाग स्थित है। देखिए राजस्थान का अगर क्षेत्र आ जाए तो 23% और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। साथ ही यह जो जनसंख्या है इस पूर्वी मैदानी भाग में, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवासरत है, यानी कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का जो घनत्व है वह पाया जाता है। इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा है वह 50 सेमी से 80 सेमी के मध्य होती है। इसकी जो जलवायु है वह आर्द्र जलवायु मिलती है, और जो मिट्टी है इसकी है जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती तक विस्तृत जो भाग है उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती जो विशाल मैदान स्थित है इसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं जी? छप्पन का मैदान। राजस्थान की पूर्वी जो मैदानी भाग है इसमें मुख्य व्यवसाय है कृषि, क्योंकि यहाँ मैदान है, साथ ही यहाँ विभिन्न नदियां प्रवाहित है, उनकी सहायक नदियां प्रवाहित है। तो अपने आप ही यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। पर जिसमें प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें, गन्ना, ये बड़े ही इनका बहुत बढ़िया उत्पादन इस पूर्वी भाग से किया जाता है। एक और ध्यान रखना, राजस्थान का यह जो पूर्वी भाग है यहां पर कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किसके माध्यम से? कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई इस क्षेत्र में होती है। इसका जो ढाल है यहां ध्यान रखना, पूर्व की ओर होने से जो यहां प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती है,
तथा जो दक्षिण का ढाल है वह पश्चिम में होने के कारण माही नदी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। आइए एक बार इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। इस भूभाग की बात कर रहे थे। इस भूभाग का जो ढाल है वह किस दिशा की ओर है? यह पूर्व दिशा की ओर है। तो जो यहाँ पश्चिम से नदियां प्रवाहित होती है वो अपना जल किस ओर लेके जाती है? पूर्व। और इस ओर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। जैसे यमुना नदी है तो वो इस ओर से बहकर जब यूं घूमती है तो अपना जल कहां लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं जो नीचे वाला यह पूर्वी मैदान है, इसका ये जो भाग है, इसका जो ढाल है, इस दक्षिण का ढाल है किस ओर? पश्चिम में होने के कारण। इसका ढाल किस ओर है? पश्चिम में होने के कारण जो माही नदी है वह ये यहाँ आ गई माही नदी। बिल्कुल यहाँ की बात कर रहे हैं हम, माही नदी। और इसका जो ढाल है वो इधर इस ओर होने के कारण यह अपना जल कहाँ लेकर जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहां लेकर जाती है जी? खंबात की खाड़ी में। अगर हम इस पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो इसमें चंबल के किनारे बीहड़ व कंदराएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीहड़ व कंदराएं। इस मैदानी भाग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्यान व अड़ोती का पठार स्थित है। यानी कि जो इसका मैदानी भाग का दक्षिणी एवं पूर्वी हिस्सा है वहां पर कौन सा पठार? विंध्यन या अड़ोती का पठार स्थित है। और ये जो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके भी आगे 3 उपभाग किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बनास बेसिन। क्या पढ़ रहे हैं? बनास बेसिन। पूर्वी मैदान के अंतर्गत हम यह इन 3 भागों की बात करेंगे। बनास बेसिन, छप्पन बेसिन और साथ में चंबल बेसिन। तो अब पहले करने जा रहे हैं हम बनास बेसिन। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है यह जो क्षेत्र है यह बनास एवं उसकी सहायक नदियों जैसे खारी, मोरेल, बेड़च, मेनाल आदि से सिंचित भूभाग है। कहने का मतलब जो यह क्षेत्र है वह बनास एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा यह जो क्षेत्र है यह क्या है? सिंचित भूभाग है। इस क्षेत्र यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान। दक्षिण में क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। तथा उत्तर में यह मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अभी बात देखते हैं इसको फिर मानचित्र में। इस मैदान की बात हो रही थी। जो उत्तर पूर्व का मैदान, अपने जो उत्तर पूर्व का मैदानी क्षेत्र है यह वाला, यह उत्तर पूर्व का मैदान कहलाता है मालपुरा करौली का मैदान। और वहीं जो दक्षिण वाला मैदानी क्षेत्र है यह क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। अब जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये मालपुरा करौली का मैदान कटा फटा वह बीहड़ युक्त है। किसका? ये अत्यधिक कटा फटा है, साथ ही ये क्या है? बीहड़ युक्त है। इसमें बलुई पत्थर का जमाव है और साथ में जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। फिर बात करते हैं हम चंबल बेसिन की। किसकी बात करते हैं? चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन की जो क्षेत्र की स्थलाकृति है वह उत्खात है। कैसी है? उत्खात है। उत्खात से तात्पर्य है खोदा हुआ, या अगर उत्खात की बात करें, उत्खात स्थलाकृति की, तो इसका मतलब होता है खोदा हुआ या नष्ट हुआ। उसे क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति। फिर हम बात करते हैं चंबल बेसिन में आगे संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव मौजूद है। यानी कि जो नदियों द्वारा कांप मिट्टी ले जाई गई है। चंबल नदी का उद्गम स्थल आप सभी को अच्छे से विदित है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल क्या है वह जाना पाव की पहाड़ियां, जिला राज्य मध्य प्रदेश से लेकर यमुना तक अनेकानेक स्थलाकृतियों का यह निर्माण करती है। कौन?
चंबल नदी जिसमें गॉर्ज, कगार, जलप्रपात, शिप्रिकाएं, बीहड़, इन 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 विभिन्न आकृतियों का चंबल नदी क्या करती है, निर्माण करती जाती है। विशाल बीहड़ जिनमें चोर व डाकुओं का आतंक रहता है, वह भी इसी चंबल घाटी में मौजूद है। साथ ही जो चंबल बेसिन के दक्षिण हिस्से में अनियमित पहाड़ियां हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें डांग कहते हैं। चंबल बेसिन के दक्षिण हिस्से में जो अनियमित पहाड़ियां हैं, इसे क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। शुक्रिया साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी अगले भाग में आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।